हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 2024 के यानी कि इस साल के कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके आपका 4 जुलाई 2024 यानी कि कल के पेपर में सारी ही शिफ्टों में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, आपको पूरा कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया था वो वीडियो को जरूर से देखें इन ऑर्डर टू नो कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है। अगर आपने नहीं भी दिया है, अगर आप वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं भी दिया है, तो वो भी वीडियो पूरा ही देखें, क्योंकि उससे उन्हें एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस तरह का एग्जाम पैटर्न आ रहा है, किस तरह का सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। गाइस, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एज पर स्टूडेंट्स, अगर जिन जिन स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, स्टूडेंट्स का यही कहना है कि अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा करा है तो इट इजंट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल, और पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच ही रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं अपना नंबर बनाने के लिए। तो लग जाओ और देखो हमारे साथ आज का ये वीडियो। और यस, देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 4 जुलाई के सारे शिफ्टों के पेपर में। एंड यस गाइज, आपको आंसर्स के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडिशनल फैक्ट्स भी मिलेगा, जिससे कि आपको अगर उससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दैट। तो चलिए, लेट्स बिगिन। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था वो था, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येट इट इज अ बेसिक क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज, जनगणना यानी कि जो सेंसस होता है वो इंडिया में जो गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्ट्री जो होती है वो हैंडल करती है। अब जनगणना से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि 1951 के बाद की जो सभी जनगणना हुई थी वो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और जो पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में जो की गई थी, मतलब दोनों ही हो गई, 11 में भी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो सेंसस सर्वे होता है ये हर 10 साल में एक बार होता है। तो 2011 में, 2021 में जो जनगणना की गई थी, जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। तो किस अनुच्छेद के अंडर आता है? 246। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किस अनुसूची में दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में, और क्रम संख्या भी बता दी है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के वो राज्यपाल हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, नाउ दैट वी आर टॉकिंग ऑफ गवर्नर्स, तो थोड़े से इंडियन गवर्नर्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइज, अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यपाल होते हैं, ये सब हम जानते ही हैं। तो कुछ ऐसी स्टेट्स जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनके राज्यपाल कौन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश का है श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश का है लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक। असम का है श्री गुलाब चंद्र कटारिया। बिहार का श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। छत्तीसगढ़ का श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन। गोवा का है श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई। इसी तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करी जाए तो श्री रमेश बैस। मणिपुर की बात की जाए तो सुश्री अनुसुईया उइके। मेघालय की बात करें तो श्री फागू चौहान। मिजोरम की बात करें तो डॉक्टर कंभम पति हरिबाबू। नागालैंड की बात करें तो श्री ला गणेशन। ओडिशा की बात करें तो श्री रघुवर दास। लाइकवाइज हरियाणा की देख लेते हैं, श्री बंदारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का श्री शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड का श्री सीपी राधाकृष्णन। कर्नाटक श्री थावर चंद्र गहलोत। केरल श्री आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसी तरह से पंजाब का है श्री बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान के श्री कलराज मिश्र। सिक्किम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और तमिलनाडु के श्री आर एन रवि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा की क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज, बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक जो है ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है।
बात करें राजधानी की तो वो है अगरतला। राजकीय पशु कौन सा है? फायरे के लंगूर। राजकीय पक्षी की बात करें तो हरा शाही कबूतर। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अगर, और फूल की बात करें तो नागेश्वर। ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके, तो जनवरी को जो होता है वो भारतीय राज्य त्रिपुरा को बरक दिवस मनाते हैं, जिसे त्रिपुरा भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए थे। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये तीनों नाम ध्यान में रखना। नेक्स्ट है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइज गिर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहां पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा था ये कहाँ स्थित है तो गुजरात में। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो आसाम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो स्पेशलिटी यू कैन से, वहां पर एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। गुजरात की बात करें तो गरबा। डांडिया, अगर आपसे पूछा जाता है डांडिया कहाँ मनाया जाता है, गरबा कहाँ मनाया जाता है, तो ये गुजरात के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं। बात करें झारखंड की तो गाइस झारखंड में छऊ जो नृत्य है, कर्मा जो नृत्य है, ये काफी लोकप्रिय डांस फॉर्म्स है वहाँ के। बिहार की बात करें तो झूमर हो गया, विदेशिया हो गया, ये सब आपके बिहार के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहे हैं गाइज हम, जिससे कि अगर आपसे इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। ओके, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। और जो गयासुद्दीन बलबन था वो दिल्ली के मामलों गुलाम वंश का नया सुल्तान था। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव होता है? तो गाइस जो हेमिस महोत्सव होता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं मनाया कहाँ जाता है। तो जो उत्तरी भारत का एक क्षेत्र है लद्दाख, वहां इसे मनाया जाता है। और वहां मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक त्योहार है हेमिस त्योहार। और बात करें कि किस धर्म का प्रभाव होता है, तो तिब्बती बौद्ध धर्म का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके समाप्त कर दिया था? तो गाइज एक इंसान था जिसका नाम था विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 1829 में सती प्रथा को अपराध माना था। उन्हें उनके हिसाब से जो सती प्रथा थी वो बहुत बड़ा अपराध था, और इसीलिए उन्होंने 1829 में इस प्रथा को समाप्त करवा दिया था। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो विलियम बेंटिक का नाम इसीलिए भी काफी मशहूर है, फेमस है, और अक्सर पूछा जाता है। और बात करें कि उनको किस चीज के नाम से भी जाना जाता था, तो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी विलियम बेंटिक को जाना जाता था। केंद्रीय बजट 2023-2024 की प्रस्तुति के दौरान भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 2 फरवरी को इसे मनाया जाता है। और 2024 में जब इसे मनाया गया था, तो क्योंकि हर बार हर साल एक विषय होता है जिसके ऊपर मनाया जाता है, तो 2024 का जो विषय था वो था आधार भूमि एवं मानव कल्याण। अगला है आभासी जल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है टोनी एलन। टोनी एलन द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रचलन किया गया था, जिसको हम हिंदी में अब आभासी जल बोलते हैं, और वर्चुअल वाटर के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो वर्चुअल वाटर शब्द का जो प्रचलन हुआ था वो 1990 में सबसे पहले किया गया था टोनी एलन के द्वारा। कृषि या औद्योगिक उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में खपत होने वाला जो जल होता है, उसको हम आभासी जल के नाम से जानते हैं। ये जो पानी होता है इसका एक छिपा हुआ प्रवाह है, जब भोजन या अन्य वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जाता है। ओके, कोंकण रेलवे स्टेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो भारतीय रेलवे है उसने कोंकण रेलवे की जो स्थापना की थी वो 19 जुलाई 1990 को कर दी थी। इसके निर्माण की बात करें तो 1998 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो वो मुंबई में स्थित है। ओके, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना की बात करी जाए तो 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत की गई थी, और इसका जो मुख्यालय था वो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है।
संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और इसकी इस एकेडमी की जो स्थापना है यानी कि एस्टैब्लिशमेंट है वो 1953 में हो गया था। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो गाइस धर्मनिरपेक्षता एक इस तरह की विचारधारा है जो जिसके द्वारा ऐसा मानना है, मतलब जिसके हिसाब से ऐसा मानना है कि धर्म को देश की सामान्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। और जो धर्मनिरपेक्षता ही होता है यही तय करता है कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड है आपका। एमएस वर्ड पूछा गया था। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एस। अगर आपको गाइस शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। नियमों के अनुसार फुटबॉल गोल पोस्ट का जो रंग होता है वो क्या होना चाहिए? तो गाइज इसके दो चीज आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है सफेद, तो जो गोल पोस्ट होता है और जो क्रॉस बार जो होता है ना, वो सफेद रंग के होने चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में सफेद रंग नहीं होता, हल्का पीला रंग दे देते हैं। तो गाइज या तो सफेद या फिर हल्का पीला रंग, ये दोनों ही करेक्ट है। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है? तो रणजीत सिंह जी भाजी जडेजा जो है इनके नाम पर इस रणजी ट्रॉफी के नाम को रखा गया है। और इस खेल का जो प्रथम संस्करण हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो वो 1934-1935 में हुआ था। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो गाइस 4 समूह में उसको बांटा गया है। बेसिकली 4 समूह में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 समूह? चलिए देख लेते हैं। पहला, वे उपकरण जहां पर ध्वनि तार हिलाने से उत्पन्न होती है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स जिसमें आप तार का प्रयोग करते हो फिर आवाज आती है, एक वो। दूसरा है वे वाद्य यंत्र जहां पर ध्वनि हवा के खंडों के कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। हवा के खंड यानी कि होल्स होते हैं, उसमें जब हवा पास होती है उसके द्वारा जब ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा है लकड़ी या फिर धातु के बने हुए परक्शन वाद्य यंत्र जो कि लकड़ी के बने होते हैं, जैसे फ्लूट्स वगैरह हो गए लकड़ी के बने होते हैं। अगला है चमड़े के मुख वाले परकरण उपकरण या फिर जैसे कि ड्रम जो हो गए, ऐसे वाद्य यंत्र। तो ये 4 इन भागों में बांटे गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीमों को प्रत्येक घंटे में कम से कम कितने ओवर करने होते हैं? तो गाइस कम से कम 15 ओवर्स करने होते हैं एक घंटे में। और जो एक दिवसीय मैच होते हैं उसमें गेंदबाजी करने वाली टीमों को आवश्यक 50 ओवर 3.5 घंटे में पूरे करने चाहिए, या फिर न्यूनतम 14.28 ओवर प्रति घंटे गेंदबाजी करना होता है। अगला है पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा होता है अदर देन मतलब सन के अलावा कौन सा होता है? तो गाइस प्रणाली के 3 सितारे होते हैं जिसमें से सबसे मंद जिसे हम प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से जानते हैं। और एक चीज और गाइस, ये जो प्रोक्सिमा सेंटोरी होता है इसको हम अल्फा सेंटोरी के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये सूर्य के सबसे निकट का तारा होता है। और बात करें अल्फा सेंटोरी की, जो कि ए और बी नामक 2 चमकीले सितारे होते हैं, एक का करीबी बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। वे पृथ्वी सूर्य की दूरी से केवल 23 गुना अलग होते हैं। और जो 2 होते हैं वो मुख्य सितारे होते हैं, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, जो कि एक बाइनरी जोड़ी बनाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो है अल्फा सेंटोरी या फिर प्रोक्सिमा सेंटोरी। ओके, 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष कहां पर आयोजित किया गया था? तो गाइस भारत में आयोजित हुआ था। 13 से 29 जनवरी 2023 तक ये चला था। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। और भारत का जो राउरकेला जो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है जहां पर 20,000 सीट्स अवेलेबल होती है, वहां इसे आयोजित किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? कहां पर हुई थी? बात करिए कब हुई थी तो 1867 में। कहां हुई थी? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा हुई थी? तो वो है केशव चंद्र सेन। भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है सेर छिप। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा का जो त्योहार होता है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो गाइज अश्विना मास जो होता है उसमें दशहरा को मनाया जाता है, जो कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में आता है। संविधान का जो 100th यानी कि 100वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा समझौता है उससे संबंधित है। पीएम प्रणाम
जो ये योजना है ये किससे संबंधित है? तो गाइस पीएम प्रणाम योजना जो है वो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, यानी कि धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए बनाई गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो योजना है इसको केंद्रीय बजट 2023-2024 में लॉन्च किया था। ओके, पारख यानी कि PARAKH, इसका पूरा आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो गाइज अगर आपको एब्रीविएशन से रिलेटेड वीडियो देखना है, चाहे वो जनरल बैंकिंग का हो, कंप्यूटर का हो या फिर कोई और एब्रीविएशन का देखना है, तो इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, आप वो भी देख लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जागोई और चौलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं मणिपुरी नृत्य के? रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती हैं, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइस जो ग्रामीण बैंक होती है ये ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य उन्हीं लोगों को सुविधा प्रदान करना होता है जिन्हें अब तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सेवा प्रदान नहीं की गई थी। जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं इनकी जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1975 में हुई थी और अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 1975 में ही कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 8। और बात करें किसके नाम पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित हैं। तो नाम आप यहाँ पर जान लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का जो गठन हुआ था ये 1976 में हो गया था और 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जो मूल कर्तव्यों के महत्व के संबंध संतुष्टि है वो भी इन्होंने ही प्रदान करी थी। इस समिति ने सिफारिश दी थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए, कि मतलब संविधान में जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो थे ही, पर इन्होंने इस चीज को बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एक मतलब पार्ट आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड जो स्पेस होती है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी देनी चाहिए और नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिन्होंने मूल कर्तव्य को लेकर आया था। बात करें फिर केंद्र सरकार ने क्या इन सिफारिशों को स्वीकार किया, नहीं किया? तो गाइज उन्होंने 42वें संविधान संशोधन, केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको लागू कर दिया था, जिसमें संविधान में एक भाग 4 क यानी कि जो भाग 4 है उसमें इसको जोड़ दिया गया था और इसके जो नए भाग में है उसमें केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51 क। हालांकि जो स्वर्ण सिंह समिति है उसने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था और 2002 में 86वां जब संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसमें एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया और इस प्रकार बात करें आज के समय में, तो गाइज एट प्रेजेंट हमारे पास जो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है वो 11 है। भारत में मानसून प्राप्त करने वाला सबसे पहला और सबसे अंतिम राज्य कौन सा होता है? तो गाइस जो सबसे पहला राज्य है वो है केरल, सबसे अंतिम राज्य है वो है पंजाब। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो सबसे पहले भारत के तटीय राज्य केरल के पश्चिमी घाटों पर पहुंचता है, जिससे यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश प्राप्त करने वाला सबसे पहला, भारत का सबसे पहला राज्य बन जाता है। अगला है भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना जो थी ये कब शुरू की गई थी? तो 2020 में। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? तो गाइज राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है जो गवर्नमेंट के टोटल राजस्व यानी कि कुल राजस्व होते हैं और जो कुल व्यय होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया। और इस नाटक को 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया था।
भारत के कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं गाइस, जो कि अक्सर क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से है, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में, मणिपुरी मणिपुर में और ओडिसी ओडिशा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है? तो गाइस जैसे कि अभी हमने देखा, मौलिक कर्तव्यों से। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है थावर चंद्र गहलोत। और गाइस वर्तमान अभी राज्यपाल की लिस्ट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट आपको कौन सी स्टेट से राज्यपाल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो गाइस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो गाइस राजा राजा प्रथम ने। अब बात करें तंजावुर की ब्रह्मदेश्वर मंदिर की, तो वो राजा राजा चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ब्रह्मदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब हम देख लेते हैं। तो गाइस जो ब्रह्मदेश्वर मंदिर है वो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है। ये भारत के दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा मंदिर है। ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। ये एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी आता है और इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण की मेरू। अब क्योंकि गाइस हमने बात करी यूनेस्को की, तो यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से स्थल शामिल हैं, अगर वो आपको देखना है तो उसका भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है 2024 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जो था वो कहाँ खेला गया था? तो गाइज वो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। अटल सुरंग जो है ये किसे जोड़ती है? तो अटल सुरंग मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। ओके अब 2024 आईसीसी जो पुरुष टी20 विश्व कप हुआ था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो गाइस का बात करें कौन सा संस्करण था, तो ये 9वां संस्करण था। 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह यानी कि साथ में मेजबानी करवाई गई थी, साथ में मेजबानी करी थी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये जो टूर्नामेंट था ये दूसरी बार वेस्ट इंडीज द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाने वाले मैचों की सुविधा वाला ये पहला प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट था। बात करें चैंपियंस कौन बने थे, तो भारत और उनका दूसरा खिताब था। रनर अप कौन था? दक्षिण अफ्रीका। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक रन की बात करें तो अफगानिस्तान, रहमानुल्लाह गुरबाज जिन्होंने 281 रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो अफगानिस्तान फजल फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह सर्वाधिक विकेट जिन्होंने लिए थे। प्रतिभागियों की जिन्होंने टोटल प्रतिभागी कितने थे? वो थे 20। ओके सार्क सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो गाइस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और जिसे हम हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। ओके अब सार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लें। इसकी स्थापना तो 8 दिसंबर 1985 को हो गई थी, ढाका में हुई थी। और एक हस्ताक्षर हुआ था जिसके साथ इसको किया गया था। 2007 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का नया सदस्य बन गया था। संघ का जो मुख्यालय है और जो सचिवालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। और इसके जो 8 सदस्यीय राज्य हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये 8 सदस्यीय राज्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? 1982 ईस्वी में। और ये जो उद्यान है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सबसे शानदार जंगल क्षेत्र में से एक है। अब बात करें नंदा देवी जो पार्क है उसको 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी रख दिया गया था। इसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सूची में ले आया गया था। और भी कुछ ऐसे उत्तराखंड के गाइस जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जेएस के क्वेश्चन जो कि 4 जुलाई के एसएससी सीएचएसएल की सारी शिफ्टों के पेपर में देखने को मिले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं in order to help you guys, in order to boost your preparation, and yes, in order to get the kind of love that you guys shower upon us. तो guys आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video.